नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर्स का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, अगला वीडियो है। इस पूरी श्रृंखला में हम टॉप 30 एमसीक्यूज आप कह सकते हैं वर्ष 2024 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। यदि आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हाल ही में कमीशन की गई है? तो INS अरिहंत, INS अरिघाट, INS अरिहान या INS अरिंदम। आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपकी दूसरी स्वदेश निर्मित मतलब इंडिजिनियसली बिल्ट जो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ये आपकी कौन सी है? तो बी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। INS जो आप कह सकते हैं अरिघाट है, ये दूसरी SSBN है भारत की। पहली SSBN कौन सी थी? तो पहली थी आपकी INS अरिहंत, ये आपकी पहली थी, ये आपकी दूसरी है। जो INS अरिघाट है, इसकी विशेषता क्या है कि ये एक साथ 4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो बी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हिलकोल या BBV 131 नामक एक नई मौखिक हैजा वैक्सीन का अनावरण किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन सिग्नल बायोफार्मा लिमिटेड या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे ये सभी भारत में जो लाइसेंस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मौखिक हैजा वैक्सीन हिलकोल BBV 131 किसने विकसित किया है? तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा हिलकोल या BBV 131 नामक हैजा वैक्सीन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 का। निहोन हिडांक्यो, डेविड बेकर, जॉन एम जंपर या हांगकांग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 का इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2024 का, ये हांगकांग को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मित्रों अगर निहोन हिडांक्यो की बात करें तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, शांति का नोबेल वर्ष 2024 के लिए। इनको ये क्यों दिया गया है? तो आप देखेंगे कि विश्व को परमाणु हथियारों से रहित बनाने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया है। जो आप कह सकते हैं लोगों की टेस्टिमनी है, लोगों की गवाही ली है जाकर के, और ये समझाने का प्रयास किया है कि विश्व परमाणु रहित क्यों होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों डेविड बेकर और जॉन एम जंपर की बात करें तो डेविड बेकर ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मतलब ये ब्रिटिश हैं, और इनको और जॉन एम जंपर इन दोनों ही लोगों को आप देखेंगे ये हैं अमेरिका के। इन दोनों ही लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निहोन हिडांक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 का। डेविड बेकर, जॉन एम जंपर को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, रसायन विज्ञान का। और हांगकांग को आप कह सकते हैं लिटरेचर या साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2024 का। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेविड बेकर को या आप कह सकते हैं कि जॉन एम जंपर को किस लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो प्रोटीन संरचना होती है उससे संबंधित इन्होंने खोजें की हैं। जॉन एम जंपर ने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी की है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में कौन सा स्थान 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी करेगा? तो 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी इनमें से कौन करेगा? रांची झारखंड, राजगीर बिहार, हिसार हरियाणा या नागपुर महाराष्ट्र। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 है, इसकी मेजबानी राजगीर बिहार कर रहा है। अगर 7वीं यहां से पूछा जाए कि 7वीं की मेजबानी किसने की थी, तो वो आपका रांची झारखंड हो जाएगा। इसने 7वीं की मेजबानी की थी 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एक ही पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गई हैं? अवनी लखेरा, तुलसी मेथी मुरुगेसन, प्रीति पाल या दीप्ति जीवनजी? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पैरालंपिक गेम्स हाल ही में संपन्न हुए, आपको पता होगा, तो उसमें एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट इनमें से कौन है? यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीति पाल को आप देखेंगे 100 मीटर और 200 मीटर की श्रेणी में इनको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, 2 कांस्य पदक मिले हैं, 2 कांस्य पदक इन्होंने अर्जित किए हैं। इसके अलावा मित्रों अगर अवनी लखेरा की बात करें तो इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर तुलसी मेथी मुरुगेसन की बात करें तो इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर जीता है, ठीक है। इसके अलावा दीप्ति जीवनजी की बात करें तो इन्होंने 400 मीटर्स में ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। इसके अलावा मित्रों अगर पूछा जाए पैरालंपिक गेम्स में अगर मेडल टैली की बात की जाए तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और जितने बचे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे ब्रोंज। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कितने ब्रोंज मेडल हैं। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हयायो मियाजाकी, परवीजा फरहान, कुरमा फुनसो या डॉक्टर गुयेन थी गोकफुंग? तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे कि ये सारे ही विकल्प हमारे सही हैं। जो आपके मियाजाकी हैं आप देखेंगे कि ये जापान से बिलोंग करते हैं और ये एक एनिमी डायरेक्टर हैं, मतलब एनिमेशन मूवीज बनाते हैं मियाजाकी। घिबली स्टूडियो आप कह सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, घिबली स्टूडियो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2024 का है, ये 4 इंडिविजुअल्स और 1 संस्था को दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे ही उसमें शामिल हैं। तो आप कह सकते हैं परवीजा फरहान, कर्मा फुनसो और गुयेन थी गोकफुंग, इन सभी लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप जरूर याद रखना, हयायो मियाजाकी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, प्रोजेक्ट नमन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोजेक्ट नमन क्या है। तो प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 3 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो इनमें से किस स्थान पर यह स्थापित नहीं किया गया है? लखनऊ, झांसी, कानपुर या गोरखपुर? तो मित्रों जो प्रोजेक्ट नमन है आप देखेंगे कि जो स्पर्श सिस्टम है, स्पर्श सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो उस पर केंद्रित होकर के प्रोजेक्ट नमन कार्य कर रहा है। जो हमारे सेना के जवान हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, उनको सहयोग कर रहा है पेंशन, एज फार एज पेंशन इज कंसर्न। तो यहाँ पर मित्रों स्पर्श को केंद्रित करके जो पूरे देश में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, तो पूरे देश में कुल 14 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 3 आपके उत्तर प्रदेश में हैं। वो आपको ध्यान रखना है 3 कौन कौन से और कहां पर हैं। तो एक आपका लखनऊ में है, एक आपका झांसी में और एक आपका गोरखपुर में है। तो किस स्थान पर स्थापित नहीं किया गया है? तो सी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ या मिथुन चक्रवर्ती? तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम जैसे ही आता है तो आपको 2-3 नाम तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए। एक आपका कांतारा, बेस्ट इंटरटेनिंग मूवी कांतारा, और इसी के आप कह सकते हैं एक्टर डायरेक्टर, जिनको हम कह सकते हैं ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, ये आपके बेस्ट एक्टर हैं, ठीक है। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये आपके बेस्ट एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक आपकी नित्या मेनन है और एक आपकी मानसी पारिक हैं, ठीक है। इसके अलावा
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। डी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। विश्व स्वर्ण परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के पास सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व किस देश के पास है इनमें से? अमेरिका, जर्मनी, भारत या इंग्लैंड? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अगर बारे में हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन किसकी कैपिटल है? तो ये आपकी यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की कैपिटल है। ठीक है, तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व नंबर 1 पे आपका है अमेरिका, और अमेरिका के बाद है सेकंड पोजीशन पर जर्मनी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व स्वर्ण परिषद की ही जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर बात की जाए कि कौन सा देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम कर रहा है या सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो वो है आपका भारत। आप कह सकते हैं लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब आप कह सकते हैं सबसे बड़ा उपभोक्ता। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, वहां पर विश्व स्वर्ण परिषद का हेडक्वार्टर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ हाल ही में चर्चा में रहा, तो एक बौद्ध क्षेत्र निकाय है जिसका मुख्यालय इनमें से कहां पर है? हनोई वियतनाम, बैंकॉक थाईलैंड, नई दिल्ली भारत या बीजिंग चाइना? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ या इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली भारत में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अगर अभी करंट में बात किया तो टोटल 25 नवरत्ना कंपनीज हो गई हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी नवरत्ना कंपनीज हैं? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे कि ये सारे ही आपके नवरत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये सारे ही विकल्प हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ये सारी ही कंपनियां नवरत्ना कंपनीज हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। निम्नलिखित में से कौन नवनिर्मित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गठन आपका कब हुआ था? गठन आपका हुआ था वर्ष 2023 में। 2023 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन है? कीर्ति पांडे, एमपी अग्रवाल, धर्मेंद्र प्रधान या संदीप सिंह? तो मित्रों यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति पांडे अभी हाल ही में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर एमपी अग्रवाल की बात करें तो ये जब ये गठित हुआ था तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे एमपी अग्रवाल, तो ये आपके कार्यवाहक अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा संदीप सिंह आपके आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है संदीप सिंह को, उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोवा में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, तो आईसीजी का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? समुद्र सेतु, समुद्र मंथन, समुद्र प्रताप या समुद्रयान? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुद्र प्रताप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सम्मुख। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सावरा आदिवासी लोगों को उनकी पैतृक भूमि पर निवास अधिकार प्रदान किए हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो जो सावरा आदिवासी या सावरा ट्राइबल पीपल हैं उनको हाल ही में आप देखेंगे उनकी पैतृक भूमि पर निवास अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? जो सावरा आदिवासी हैं दे आर पीवीटीजी, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका एक पार्ट है सावरा आदिवासी। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग कमेंट करें कि करेंटली इंडिया में कितनी पीवीटीजीज हैं, भारत में कुल कितनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मौजूद हैं अभी भारत में। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के गजपति जिले में निवास करते हैं, उड़ीसा के गजपति जिले से बिलोंग करते हैं सावरा ट्राइब। अगला प्रश्न हम सभी के सम्मुख है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय वाद्य संगीत वाद्य यंत्र बन गया है?
मिराजी सितार, मथुरा की बंसी, तंजावुर वीणा या बनारसी तबला। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग दिया गया है, वह कौन सा है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण आयोजित किया गया है? इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया या फ्रांस। तो भारत और किस देश के बीच में ये मैरीटाइम नावल एक्सरसाइज हुई है, वरुण नौसैन्य अभ्यास? तो भारत और फ्रांस के बीच में डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सम्मुख, सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, उसकी थीम क्या थी? आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी थीम क्या थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो 5 सितंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि 5 सितंबर है और उसी दिन हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की जाए तो ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थीम क्या थी? तो ए विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। ठीक है, ये इसकी थीम थी 5 सितंबर 2024 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई जिसका उद्देश्य जूनोटिक रोग के प्रकोप के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करना था? तो 4 विकल्प हैं, पुणे महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान, मेरठ उत्तर प्रदेश या देहरादून उत्तराखंड। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजमेर राजस्थान में एक मॉक ड्रिल चलाई गई थी जिसका उद्देश्य क्या था? जूनोटिक रोग के प्रकोप के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपने अनुभव हॉलिडे हिस्ट अभियान के लिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी कि पेटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 के लिए? तो किस राज्य के पर्यटन को पेटा गोल्ड अवार्ड वर्ष 2024 का दिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल। 4 विकल्प हैं। यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मित्रों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केरल को या केरल पर्यटन विभाग को आप कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित की गई है? 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, नालंदा बिहार। तो 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, ये आपकी सी विकल्प करेक्ट रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? दास, सिद्धार्थ अग्रवाल, मिहिर सेन या कोई नहीं। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे एजेड पर्सन या सबसे वृद्ध व्यक्ति इनमें से कौन है? यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल की जो लंबाई है वो आपकी है 560 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो अराउंड 34 से 250 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसके अलावा मित्रों अगर इंग्लिश चैनल को देखें तो ये आपका ब्रिटेन है, यहां पर ऊपर आपका स्कॉटलैंड है और यहां पर आपका आयरलैंड है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न और सदर्न आयरलैंड। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि जो इंग्लिश चैनल है वो आपका ब्रिटेन और नीचे आपको फ्रांस दिखाई देगा, इसके बीच का पैसेज है इंग्लिश चैनल। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये है आपका इंग्लिश चैनल और इसी के आगे आप देखेंगे तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट। तो अब इस मैप में थोड़ा ध्यान से आप समझें कि जो इंग्लिश इस तरफ आपका कौन सा ओशियन है? तो ये आपका है अटलांटिक ओशियन। इसके अलावा अगर इस सी की बात की जाए तो ये सी कौन सी है? तो ये आपकी है नॉर्थ सी या उत्तरी सागर। ठीक है, अब जो इंग्लिश चैनल है वो अटलांटिक ओशियन को उत्तरी सागर से जोड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है।
और जो डोवर स्ट्रेट है वो इंग्लिश चैनल को नॉर्दर्न सी या उत्तरी सागर से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोकेशन याद रखिए कि ब्रिटेन है, ये आपका ब्रिटेन है और ये आपका है स्कॉटलैंड। तो यहां पर इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ रहा है, और जो डोवर स्ट्रेट है, जो डोवर जल डमरू मध्य है, वो आपका इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ रहा है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? बबीता चौहान, अपर्णा यादव, चारू चौधरी या बिमला बाथम? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा सकता है परीक्षा में। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, बबीता चौहान। इन्होंने किनकी जगह ली है? तो हम कह सकते हैं कि विमला बाथम की इन्होंने जगह ली है। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर पहला पूर्ण आईआईटी कैंपस निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया है? तो भारत के बाहर पहला पूर्ण आईआईटी कैंपस खोला गया है न्यूयॉर्क, अबू धाबी, कैनबरा या पेरिस? यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरत या यूएई। यहां पर आप देखेंगे आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी दिल्ली का एक नया पूर्ण कैंपस खोला गया है अबू धाबी यूएई में। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे कैनबरा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और बाकी पेरिस तो आपको पता ही है कि आपका फ्रांस में है। हाल ही में कैंसर मूनशॉट पहल नामक एक अभूतपूर्व कैंसर पहल किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? कैंसर मूनशॉट पहल, तो बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर होता है ना, उसके आप कह सकते हैं उसको पूर्ण तरह से खत्म करने के लिए ये कैंसर मूनशॉट पहल स्टार्ट किया गया है। तो चार विकल्प हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। किसके द्वारा कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहल है ये आपका जो क्वाड कंट्रीज हैं, जो क्वाड देश हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सारे ही क्वाड के पार्ट हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो आप कह सकते हैं ये सारे ही उत्तर हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसर मूनशॉट पहल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान सागर में ओशन 24 नामक सैन्य अभ्यास रशिया और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या चाइना? तो ओशन 24 ये आपका जापान सागर में आयोजित किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये रशिया और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा करेक्ट आएगा, रूस और चीन के मध्य आप कह सकते हैं ओशन 24 मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज की गई है हाल ही में जापान सागर में। जापान सागर से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, इसका आंसर जापान नहीं है, इसका आंसर क्या है? चाइना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, और आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा देश शीर्ष पर है, अमेरिका, चाइना, भारत या जापान? तो यहां पर मित्रों अमेरिका हमारा रैंक 1 पर है, चाइना रैंक 2 पर है, भारत की जो रैंकिंग है वो 3 है, इंपॉर्टेंट है, और जापान की रैंकिंग है 4th। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, अबू धाबी, वियना या वाशिंगटन? 7वां वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है हाल ही में? या आप कह सकते हैं 7th ग्लोबल एरोस्पेस समिट कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो आप कह सकते हैं बी, अबू धाबी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्पो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, ठीक है, इसके अनुसार 133 देशों में भारत की क्या रैंकिंग है? 37वीं, 38वीं, 39वीं या 40वीं? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्पो जो है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके साथ ही में बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, विप्पो का हेडक्वार्टर कहां पर है। यहां पर मित्रों 3-4 इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विप्पो का हेडक्वार्टर कहां पर है, दूसरा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका विप्पो के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा यहां पर नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो फर्स्ट पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड। पहले रैंक पर कौन है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। और अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत की इसमें 39वीं रैंक है। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जारी करने की योजना बनाई है? ओपन एआई, गूगल, फेसबुक या अडोब? तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी आप कह सकते हैं अब तक का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ये किसने लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओपन एआई। आप देखेंगे जो चैट जीपीटी हम लोग यूज करते हैं ओपन एआई के द्वारा विकसित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। अब चैट जीपीटी 5 चैट जीपीटी 5 के तर्ज पर ओपन एआई ने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि वो एक रीजनिंग बेस्ड एआई मॉडल बनाएंगे जिसको हम प्रोजेक्ट क्यू बोलेंगे। प्रोजेक्ट क्यू, हाल ही में प्रोजेक्ट क्यू का नाम बदल करके कोड नेम प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ है। तो इंडस एक्स का शिखर सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। पूछा जा रहा है कि इसे पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया था? तो मोदी जी ने इसे किस वर्ष लॉन्च किया था? तो सी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2023 में। वर्ष 2023 में जो मोदी जी की अमेरिका में आधिकारिक यात्रा हुई थी, उस यात्रा के दौरान मोदी जी के द्वारा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मित्रों आज का सेशन हमारा टॉप 30 एमसीक्यूज का समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।